ज़रा हटके में शाहज़ेब दिलानी का सलाम कबूल कीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। हालिया चंद महीनों में हमने देखा है कि PDM की हुकूमत पर सियासी दबाव इमरान ख़ान साहब बढ़ा रहे हैं, लेकिन मौशी दबाव भी लोगों पर और हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है। जिस तरफ हम देखें रोज़ बुरी ख़बरें आ रही होती हैं, और अगर हम सिर्फ ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को देख लें वो नीचे जा रहे हैं, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। जिससे भी बात होती है लोग कहते हैं भाई ये महंगाई बेकाबू है, महंगाई कहाँ जा रही है। मतलब हम बात करें खुल नहीं रहे, आटा दाल सब्ज़ी, तो हम लोगों से कहते हैं कि भाई थोड़ा दुआएं मांगें, हमें सऊदी अरब से पैसे मिलने वाले हैं। वैसे यही कह रही है कि दुआ मांगें। हमें उम्मीद है कि कतर हमारा दोस्त है, मुत्तहिदा अरब हमारा दोस्त है, चीन है। लेकिन जो बड़ा सवाल जो हम बार बार सुनते आए हैं अपने माशी माहिरीन से कि जब तक IMF आपके पास नहीं आएगा मामला थोड़े अटके रहेंगे। इस तनाजुर में आज बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली एक अच्छी खबर आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने ज़रा देर पहले TV पर आकर कहा कि जी पेट्रोल की कीमत हम फ़ी लीटर 10 रुपये और डीज़ल की कीमत 7-7.5 रुपये हम कम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद भी ऐलानात किए कि लाइट डीज़ल की कीमत जो है वो भी कम होगी, मट्टी के तेल की कीमत भी कम होगी। तो हम ये जानते हैं कि जब भी पेट्रोल में इजाफा होता है तो हम सब कहते हैं जी पेट्रोल बम आ गया, और कन्वेंशनल विजडम ये है कि जो कीमतें ऊपर जाती हैं वो नीचे नहीं आती। तो मेरे लिए भी ज़रा सा ये इंटरेस्टिंग था। अच्छा, ये जो है ना, ये पेट्रोल की मैं थोड़ा सा इसमें कर दूं कि पेट्रोल की कीमतें तो फिर भी थोड़ी सी ऊपर नीचे जाती हैं। एक चीज़ हम देखते हैं ना कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, हर एक चीज़ की कीमत ऊपर बढ़ती है। बिल्कुल, वो कीमत जब पेट्रोल या डीजल की कीमतें नीचे भी जाती हैं वो कीमत नीचे नहीं आती। वो कहते हैं ना वो स्टिकी होती है। तो इसको हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि ये जो आज कमी का ऐलान हुआ इस पर हमें ज़रा सा खुश होना चाहिए या अभी जगह थाम के बैठना चाहिए। समझने से पहले मैं बता दूं कि पिछले 16 दिन में मुसलसल कमी आ रही है। यानी 30 नवंबर को भी जो केरोसिन ऑयल है उसकी कीमत में 30 नवंबर से लेकर आज तक मजमूई तौर पे 20 रुपये फ़ी लीटर की कमी हो चुकी है, और लाइट डीजल में मजमूई तौर पे आज की कमी को मिला के 15 रुपये कमी हो चुकी है। तो ये ट्रेंड जो है पिछले 16 दिन से चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो हम जब मौसम की बात करते हैं हम कहते हैं फील लाइक जो है ना वो महसूस नहीं हो रहा कि कहीं पे कोई कमी आ रही है। तो इसकी क्या वजह है, और ये कमी अगर है तो ये आर्जी है और ये क्या खुशखबरी है या इससे कोई मजीद आगे जाते हुए और नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि वही बात है ना वो कि PTI वाली सब्सिडी वाली और फिर के ये नहीं देना चाहिए था, कीमतें नहीं कम करनी चाहिए थी, क्या ये वही है या ये कोई अलग चीज़ है? तो थोड़ा इसको समझते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मायना सहाफ़ी खुर्रम हुसैन, वो प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। खुर्रम, ये बताइएगा अगर थोड़ा सा इसको डीकंस्ट्रक्ट कर लें कि वाकई हम कोई सुख का सांस लें या ये आगे कोई मज़ीद कोई और तबाही आने वाली है, उससे पहले का ये कुछ पेशकदम है। शाहज़ेब देखें, तबाही का तो आई डोंट नो। अलबत्ता तबाही जो आएगी उसका पेट्रोल की प्राइस से शायद इतना ना ताल्लुक हो, उसका ज़्यादातर ज़र मुबादला से ताल्लुक होगा। और अभी जो फिलहाल पेट्रोल की प्राइस में कमी आई है इसकी नोटिफिकेशन तो अभी रिलीज नहीं हुई। उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि एग्जैक्टली कौन से कंपोनेंट्स को कम किया गया है ये प्राइस को नीचे लाने के लिए। पिछले कोई 15 दिनों में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो कोई $4-5 तो कम हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इट्स पॉसिबल कि अगर लैंडेड कॉस्ट ही कम हुई है तो वहां से इन लोगों ने गुंजाइश निकाल के आगे अवाम को कुछ अवाम के साथ शेयर किया है ये प्राइस रिडक्शन, जो नॉर्मल प्रिंसिपल है और होना भी चाहिए ऐसे। इसहाक़ डार साहब बहुत ज़बरदस्त दबाव में हैं, उन पर मुसलसल तनकीद भी हो रही है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब के जाने के बाद और इनके आने के बाद जो भी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही। 50% तनकीद भी मिफ्ताह इस्माइल की तरफ से ही आ रही है, वो भी कर रहे हैं, बजा भी है। तो ये बताएं कि ये जो इन्होंने ऐलान किया था गवर्नमेंट प्रेशर में है कि अब देख भी रहे हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल भी इरोड हो रहा है, इससे कुछ संभाला मिलेगा या नहीं? आई डोंट थिंक सो। कुछ हद तक तो देखें, कुछ हद तक तो मिलेगा। आई थिंक फिलहाल ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कैपिटल इनका इरोड हो रहा है उसको रोका जाए। तो बेशक कम ना हो लेकिन उसके इजाफे में उनकी जो अनपॉपुलैरिटी है अगर वो बेशक कम ना हो लेकिन उसका कम से कम इजाफा जो है वो तो रुके। फिलहाल तो ये प्रायोरिटी है इनके लिए। लेकिन जी हाँ सॉरी खुरम, अब ये जब मैंने खबर देखी और इनफैक्ट सुनी, डार साहब खुद आए थे ऐलान करने, हालांकि ये वैसे ये काम नोटिफिकेशन
के ज़रिए भी हो सकता है। खुद आने का मतलब है कि जी देखें मैं आवाम के लिए क्या तोहफ़ा लाया हूँ। क्या ये वाकई एक तोहफ़ा है या एक टाइम बॉम्ब है? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब पहले मैंने ये देखा कि कमी हुई है तो जाहिर है कि थोड़ा सा तो होगा कि शुक्र है कि मैंने अभी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया था। पहला मेरा रिएक्शन ये है। दूसरा मेरा रिएक्शन ये था कि यार क्या ये वही चीज़ तो नहीं है जिसकी जो पीटीआई ने की थी विद द सब्सिडी रिमूव देने से, वो भी उस वक्त पीटीआई के भी पॉलिटिकल ग्राफ कदर नीचे जा रहा था। अब शायद याद नहीं है किसी को, लेकिन उन दिनों में काफ़ी अनपॉपुलैरिटी हो गई थी और उसको बढ़ाने के लिए ये काम किया था, लेकिन उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था और मेरा ख्याल है कि राइटली क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि आईएमएफ के साथ जो डील थी। अब यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखूँ इसका, कि डार साहब भी आंखें दिखा रहे हैं आईएमएफ को, फिर उसके बाद वो पेट्रोल की में भी कमी लाते हैं। तो क्या मैं गलत हूँ ये सोचने में कि ये वही सिचुएशन है जो पीटीआई ने की थी? ज़रार आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि वो सिचुएशन है। अलबत्ता जब ये नोटिफिकेशन आएगी उसमें जो ब्रेकडाउन देखेंगे वहां से मुकम्मल पता चलेगा हमें। लेकिन जो जिस मौके की आप बात कर रहे हैं फरवरी में, जो खान साहब ने खुद आके अनाउंस किया था, उसमें तो एक्टिव सब्सिडी थी, तो यानी कि वो जिस प्राइस पे तेल खरीद रहे थे उस प्राइस से भी कम पे आगे बेच रहे थे। यहाँ लग ये रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरी है तो वही डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया है अवाम को। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे सब्सिडी का कोई एलिमेंट होगा। खान साहब ने तो साथ साथ टैक्सेस भी जीरो कर दिए थे ना, बिल्कुल। तो ना कोई टैक्स रिकवरी हो रही थी और ऊपर से एक प्राइस सब्सिडी भी अनाउंस कर दी, तो उसका जो इम्पैक्ट था पूरे रेवेन्यू फ्रेमवर्क के ऊपर, उसने तो बिल्कुल सारी प्रोजेक्शंस को तितर बितर कर दिया था। तो ये उन दिनों ज़रार ने जो पहले नुक्ता उठाया कि अब ये तो प्राइसेस पेट्रोल की कम हो गई, इसका बाकी जो हमारी महंगाई है उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मतलब आम लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी दाल रोटी जो है वो सस्ती होगी या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ शाहजेब, देखिए आम आदमी की ने एक चीज नोटिस की है जो आई थिंक इकोनॉमिस्ट्स ने जाके बहुत देर बाद नोटिस की, और वो ये है कि जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो बस का किराया एकदम चढ़ जाता है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो बस का किराया उस हिसाब से नीचे नहीं होता। ये बात सही है और बाद में इकोनॉमिस्ट्स ने भी इसको पॉइंट आउट किया है। इसको स्टिकीनेस ऑफ प्राइसेस कहते हैं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में, कि ऊपर जाते वक्त जब कॉस्ट पुश प्रेशर आता है प्राइसेस पे तो वो ऊपर ज्यादा जल्दी जाती हैं, लेकिन जब वो प्रेशर हटता है तो नीचे उस रफ्तार से नहीं आती उतनी तेजी। खुर्रम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ पे कट करना है। बलूचिस्तान वसाइल के एतबार से एक माला माल पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन सबसे पसमानदा तरीन सूबा भी है। वहाँ पर जो तांबे और सोने की कानें हैं उनका पाकिस्तान की सबसे बड़ी कानों में शुमार होता है। जी, बात हम कर रहे हैं रेको डिक की, जिसके हवाले से अभी इसी हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया कानून मंजूर किया है जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022। इसमें हमने देखा इस हफ्ते के जो हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातें हैं, JUIF और BLP मैंगल, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। गवर्नमेंट उनको मनाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने अब वादा किया है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, उन पे उस हवाले से इस कानून में कुछ तरमीम बाद में की जाएंगी। लेकिन ये अपनी नौयत की एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है। अब से कुछ देर पहले ही ये ख़बर भी कंफर्म हुई कि बलूचिस्तान हुकूमत ने $8 अरब का एक हतमी मुआहदा जो कंपनीज़ हैं उनके साथ तय कर लिया है। ये सब ऐसे मुमकिन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 दिसंबर को इस मुआहदे को लीगल और शफाफ करार दिया। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी इसको अप्रूव किया, उसके बाद सेनेट ने अप्रूव किया। ज़ाहिर है कि PTI ने इस पर शोर मचाया, तहफ़्फ़ुज़ात शो किए, और फिर गवर्नमेंट के जो 2-3 और सेनेटर्स हैं जिसमें रज़ा रब्बानी और बजंजो साहब, कुछ उन्होंने भी जो मुतनाज़े हैं या कम से कम देखने में मुतनाज़े लगती हैं। तो हम, मेरा ख्याल है कि हाँ, आपके पास ऑप्शन था या नहीं ऑप्शन था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको आगे ले जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं। अभी हमारे साथ खुर्रम हुसैन मौजूद हैं। खुर्रम साहब, तो कानून मंजूर हुआ है, बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि रेको डिक के हवाले से ही है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं नेशनलिस्ट को, दूसरे पार्टीज़ को भी,
वो ये कि इससे आगे एक रास्ता खुल जाएगा जिसमें आप इतनी वसी टैक्स एमनेस्टी देंगे, इतनी मराहत देंगे बैरूनी सरमायाकारी को लाने के लिए। तो इस पे जो कंसर्न्स हैं आपने देखा है उनमें कितना दम है? काफ़ी दम है इन कंसर्न्स में, तो काफ़ी दम है। ये जो कानून पास हुआ है ये मिक्सचर है, हॉच पॉच सा। 1992 में मेरे ख्याल में था जब प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट पास हुआ था एक, और उसका मकसद बेसिकली था कि बाहर से बैरूनी डॉलर्स पाकिस्तान में लाना। और जैसे हम लोग मकसद तो ये था, अलबत्ता उसकी जो लैंग्वेज थी वो ज़्यादा फैंसी थी, लेकिन इवेंचुअली हमने ये देखा जैसे वक्त गुजरा कि बेसिकली वो एक ऐसा चैनल था कि लोगों ने जो ब्लैक मनी बाहर पाक की हुई है पाकिस्तान से, उसको पाकिस्तान में लाने के लिए एक दरवाज़ा खोला गया था थ्रू दैट लॉ। उसके चंद क्लॉजेस निकाल के कट एंड पेस्ट करके इसमें भी डाले गए हैं जो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ पास हुआ है। और फिर इसमें मुख्तलिफ और मुल्कों के भी क्लॉजेस वगैरह निकाल के कुछ, लेकिन इसमें जो प्रोटेक्शंस ऑफर कर रहे हैं शुरू में तो इसका फॉरेन इन्वेस्टर्स को खास तौर पे, लेकिन सिर्फ वो जो डेजिग्नेटेड हैं अंडर दिस लॉ, जो तो उनको फिर खास अगर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिलकर डेजिग्नेट करें और कहें ठीक है आप एक चोजन प्रोजेक्ट है इस कानून की प्रोटेक्शंस के लिए, तो फिर आप पे वो अप्लाई करेंगी। दे विल नॉट अप्लाई टू एवरी फॉरेन इन्वेस्टर, ओनली टू सम कैटेगरीज। फिलहाल तक हमें अश्योरेंस दी जा रही है वर्बली कि ये सिर्फ रिको डिक का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए किया गया है। अच्छा, सॉरी आपकी बात पे काट रहा हूँ। अश्योरेंस तो हमें हमेशा दी जाती है ना यार, अश्योरेंस तो हमें पीका में भी दी गई थी। Exactly. सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और फिर देख लें क्या हुआ। मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक तो वो सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम वाली बात है, उस पर मैं आऊँगा। एक चीज़ जो इस पर काफ़ी बात हो रही है और मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि इसमें एक जुमला इस्तेमाल किया गया है क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब वैसे तो ये होता है कि अगर आप $500 मिलियन से ज़ायद आप मुल्क में ला रहे हो एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको कुछ प्रोटेक्शन्स मिलती हैं और जो मिलनी भी चाहिए, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, एक बड़ी मज़ेदार शिक है कि अगर वफाक चाहे तो वो $500 मिलियन से कम रकम की भी इन्वेस्टमेंट को क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट करार दी जा सकती है। और जब ये होगा, अगर ऐसा होगा, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई कवानीन, कोई ऑर्डिनेंस ऐसे जो बाद में आए वो उस पर लागू नहीं हो सकता। नॉट ओनली दैट कि एक दफ़ा अगर गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई कर दिया गया, शाहजेब है ना, शाहजेब 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं रुपयों की, लेकिन आप हुकूमत वक्त के यार हैं, जिगर हैं आप, तो शाहजेब को भी प्रोटेक्शन मिल गई। अब उसके बाद अगर मेरी हुकूमत आती है और मैं शाहजेब को से नफरत भी करता हूँ, मैं ये प्रोटेक्शन को हटा नहीं सकता। तो ये बात तो मेरे ख्याल बजा है ना कि इससे तो एक दरवाज़ा खुल जाता है कि आप किसी भी स्कीम को इस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज रूडा में कोई बाहर से पैसे डाल रहा है, तो अगर इनकी हुकूमत आती है, फॉर एग्जांपल पीटीआई की, और रूडा उनके बड़ी करीब का प्रोग्राम है, तो वो तो रूडा को भी इस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ही है या मैं गलत देख रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और एटलीस्ट जो अभी माहिरीन से जो हमें पता चल रहा है, जो लीगल जो लॉयर्स वगैरह से जो हमारी भी बात हो रही है, वो भी इस कानून को इसी तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एक दरवाजा खोल दिया गया है। फिलहाल के लिए हमें कहा गया है कि ये सिर्फ बैरिक जो कंपनी है जो इसका रिको डिक प्रोजेक्ट के 50% स्पॉन्सर्स हैं, ये सिर्फ उनके लिए किया गया है क्योंकि उनका एक बहुत बुरा तजुर्बा रह चुका है 2011 में, जब उनका एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अनल कर दिया गया था कोर्ट के जरिए। और अब वो कह रहे हैं कि भाई आइंदा के लिए अगर हम आपके साथ डील करेंगे तो हमें खास प्रोटेक्शंस दी जाएं। लेकिन इस लैंग्वेज के थ्रू एक ऐसा दरवाजा खोल दिया गया है कि अब आइंदा के लिए, एज यू सेड, कि कोई जरा इसमें तो इस हद तक भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानी अपने ही पैसे बाहर से अगर लेके आ रहे हो अपनी बिजनेस में थ्रू सम काइंड ऑफ अ फॉरेन इंकॉर्पोरेटेड एंटिटी, मॉरिशस में आपने कंपनी केमन आइलैंड में बना ली आपने, वहां से आप $5 मिलियन या व्हाटएवर ले आए और उसको किसी तरह से
वजीर आजम को या उनके इर्द गिर्द कैबिनेट वगैरह को कन्विंस कर ले कि यार इसको क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट डेजिग्नेट कर दो। अच्छा सॉरी खुरम, सॉरी टू इंटरप्ट यू यार, मैं ब्रेक लेने के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। बात हो रही है रिको डेक और ये जो आज जो नया कानून नज़र आम पर आया है। खुरम, अब देखें इस केस में टू गिव द डेविल इज ड्यू, बैरिक की जो मौक़िफ़ है और जो रिको डेक की जो कंपनीज हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो एक लिहाज से दुरुस्त तो है ना। आई मीन सब कुछ सही चल रहा था, हमें बताया जा रहा था कि पता नहीं हम मालो माल हो जाएंगे, फिर आते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब और वो अपनी टांग अड़ाते हैं और एक कोई 6-7 बिलियन डॉलर की बंदूक आपके जुर्माना पे लग जाती है और कहते हैं कि ये फायर कर दें। तो डिड वी हैव अ चॉइस? जहां तक बैरिक और रिको डेक की बात है, हमारे पास कितना रूम था नेगोशिएट करने का? हमारे खिलाफ तो वो ट्राइब्यूनल ने फैसला भी दे दिया था। जी खुर्रम। अच्छा, इसी में मैं इजाफा करूंगा खुर्रम से, जैली सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। जो ज़रार तुमने सवाल पूछा है कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके नतीजे में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अब जो ताज़ा फैसला आया है ये बाय इम्प्लीकेशन ये करेक्शन है या एक अलग फैसला है, इसको कैसे देखें? इसलिए कि सारी जो कहानी है वो तो 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले शुरू होती है और आज सुप्रीम कोर्ट जो है एंडोर्स कर रही है कि ये यार ठीक है जो आप कर रहे हैं सही है, करेक्शन ही है। जी खुर्रम जी, आई थिंक आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान कीमत अदा कर रहा है 2011 की जजमेंट की। बेसिकली 2011 की जो जजमेंट थी वो किसी बैरूनी काउंसिल में, आर्बिट्रेशन काउंसिल में स्टैंड अप नहीं हुई, उसको माना नहीं किया, उसकी लीगैलिटी जो थी वो इस्टेब्लिश पाकिस्तान नहीं कर सका। उसकी टू टेल यू द ट्रूथ यहाँ पे भी लॉयर्स जो हैं मानते हैं कि उसकी लीगैलिटी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई खास कानून की इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पे नहीं वो दी गई थी। इट सीम्स किसी लोगों की विम्स की बुनियाद पे। शाहीन से भाई साहब का एक आर्टिकल आया था, उसको पढ़ लिया था उन्होंने। जी अच्छा, तो अब उसकी कीमत इस तरह से अदा की जा रही है कि ये वाले जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो हम वापस आने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उस शर्त पे कि ये वाली स्टोरी दोबारा रिपीट ना हो। अब आप हमें क्या अश्योरेंस दे सकते हैं कि ये आइंदा नहीं होगा? और ऑब्वियसली कोई वर्बल अश्योरेंस इन्के साथ तो नहीं चलेगी। ये वर्बल अश्योरेंसेस हमें दी जाती हैं कि नहीं आप बेफिक्र जी। हमारा रिकॉर्ड भी तो बहुत ख़राब है ना खुर्रम। जब भी इन्वेस्टर से बात होती है कहते हैं आपके यहाँ पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है, हम आपके यहाँ पैसा लगाते हैं, आप चीज़ें चेंज करते हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं। ये तो हमारा एक इस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है ना। बिल्कुल एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड। और यहाँ तो हम उस पार्टी के साथ डील कर रहे हैं जिसका खुद तजुर्बा रह चुका है, जो खुद सालों साल हमें लिटिगेशन के थ्रू पहुंचा के दूध के जले सीट के नुक्ते पे लेके आए हैं और कहा है कि भैया या तो रीनेगोशिएट करो या हमें डैमेजेस पे करो। रिमेंबर पाकिस्तान हार गया था ये केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में और $6 अरब की पेनल्टी लग गई थी पाकिस्तान पे फॉर वायलेटिंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट। हमें टॉप लॉयर्स करने पड़े थे और बाजवा साहब ने अपने अलविदाई खिताब में भी कहा कि जी मैंने बड़ी मेहनत की इस पे। ये आपके लाइफ एंड डेथ का मसला बन गया और था। बिल्कुल लाइफ एंड डेथ का ही मसला था। जी खुर्रम साहब, बड़ी मेहनत बेशक की होगी उन्होंने, लेकिन इसको तोड़ने में भी तो किसी और ने मेहनत की थी। बिल्कुल ये भी किसी की मेहनत का ही सिला है। जी ना, एग्जैक्टली। तो अब हो ये रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर, ये वाली जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि अब हमें प्रोटेक्शन सिर्फ तब मिलेगी जब आप हमें हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर से अपना कानून बिल्कुल हटा देंगे, कि हम आपके कानून के अंडर नहीं आएंगे, हमारा प्रोजेक्ट उसके अंडर नहीं आएगा, हम किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पे नहीं चलेंगे, हम किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बुनियाद पे नहीं चलेंगे। तो आई मीन कोई प्रोटेक्शन आप SRO के जरिए अगर हमें दे रहे हैं या किसी पॉलिसी के जरिए हमें दे रहे हैं, जैसे पावर प्लांट्स को दी जाती है IPP पॉलिसी है, दैट्स एन एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट गिवन अंडर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो वो एक अपनी जगह, या SROs हैं, दोज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर इशू किए जाते हैं फ्रॉम द FPR। वो कह रहे हैं दैट्स नॉट गुड इनफ, क्योंकि ये चीज़ एक गवर्नमेंट देती है दूसरी वापस ले सकती है। अब हमें कोई इस किस्म की प्रोटेक्शन दें जिसको वापस लेना इतना आसान नहीं होगा, जो आपकी हाईएस्ट लॉ एंड रूल मेकिंग बॉडी है वहां से, व्हिच इज पार्लियामेंट, व्हिच इज लेजिस्लेशन। तो मतलब कि बुलेट प्रूफ गारंटी हमें चाहिए ना। अब बुलेट प्रूफ गारंटी हमें चाहिए। तो खुर्रम, अगर मैं वक्त कम है तो अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं एंड टेल मी अगर ये सही है,
तो देखिए, इनको तो हमें एग्जाम्पशन देनी थी और उसके लिए हम इफ्तिखार चौधरी साहब और जो मीडिया में जिन्होंने कैंपेन चलाई और बहुत इसके साथ जो भी कनेक्टेड लोग थे उनको हम सैल्यूट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसकी आड़ में लग रहा है कि हुकूमत ने और एक ये भी शिक इसके अंदर डाल दी है कि जी ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये हम आगे जाते हुए किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है कुछ? देखिए, कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा कुछ जो अब मेरी अकल में जो मुझे भी समझ आ रही है और एक दो लोगों से जो बात की है, मुझे पता चल रहा है कि लेजिस्लेशन में कंपनी या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देना डेंजरस है, क्योंकि उसकी जो लीगैलिटी है वो आगे जाके क्वेश्चन की जा सकती है। तो आप किसी कंपनी का नाम लेके ये कह दें कि भाई इनको ये वाली प्रोटेक्शन मिलेगी, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेटरी वो ट्रीटमेंट आ जाती है, टेक्निकल मसला है। तो उससे हटने के लिए फिर उन्होंने कोई दरवाजा लगाने की कोशिश की है। लेकिन अजरार, जैसे आप भी पहले पॉइंट आउट कर रहे थे कि लैंग्वेज काफी वेग है, डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी काफी ज्यादा दी हुई है कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को टू डेजिग्नेट। मुझे तो यही लग रहा है कि ये उन्होंने कहा है कि यार मौका अच्छा है, इसके अंदर एक ऐसी खिड़की खोल दो कि आगे जाके हम लोग भी अगर चाहें और अपने और लोगों को शामिल करना चाहें इन्हीं प्रोटेक्शंस में, तो हमारे पास भी वो ऑप्शन हो। सही है। दिस इज वेरी डेंजरस। खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 100 बात की एक कि एट द एंड ऑफ द डे ये बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान को इसका फ़ायदा होना चाहिए, वहाँ के लोगों को होना चाहिए। हमारे पास हमने देखे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये जो बलूचिस्तान की पसमानदगी है, मतलब ये आपके मुल्क की सबसे बड़ी कान है। और अगर इसको आपने अब कोई सबक सीखे हैं और आगे लेके चलना है तो वन कैन। और जहाँ तक ये बात है ना ब्लैक मनी और वाइट मनी की, है तो मनी ना यार, अगर आ रहा है तो क्या मसला है। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।